Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैराथन क्लास आपके BSOC 131 के एग्जाम के लिए, जिसका टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इससे पहले मैं एक क्लास और डिस्कस कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके बाद जो है अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इस मैराथन क्लास के थ्रू जो है मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे जो प्रीवियस वीडियो है जो आपको देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि आज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र का जो आज उदय हुआ है उसके उदय के पीछे जो कारण है उन सभी कारणों की आपको चर्चा करनी है। तो समाज शास्त्र के उदय के पीछे जो बच्चों पहला कारण है वह क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ऐसे समझना है कि जब आप इतिहास की ओर नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता लगता है कि 18वीं सदी के अंदर क्या हुआ था कि कई सारे जो समाज में है परिवर्तन आए थे। वो ऐसा टाइम था जब औद्योगिक क्रांति हुई। नए नए जो आप यूरोप में जाओगे तो आप देखोगे कि उस समय यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण यूरोप ने अपना किया था, यानी नए नए उद्योग वहां पर लगाए थे। तो यहाँ से जो है औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता पड़ी समाज को। तो समाज को समझने के लिए जो है औद्योगिक क्रांति ने भी एक जो इम्पोर्टेंट जो है कारक आपका औद्योगिक क्रांति यहाँ पर बन जाता है। तो पहला कारक क्या है आपका? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। उसके बाद बच्चों आपका दूसरा कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका जो दूसरा कारण है वह है फ्रांसीसी क्रांति। तो जब आप फ्रांस में देखते हैं कि जो फ्रांस है उसमें जब क्रांति हुई तो उस क्रांति का असर पूरे के पूरे यूरोप में देखने के लिए मिला। ठीक है, एक फेमस कोट है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर फ्रांस में कोई एक नया विचार उभरता है तो वो जो विचार है वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन, जब क्रांति आई तो कुछ नए नए विचार आए, नए नए विचार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये 3 विचार यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। क्या क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो विचार है ये आए और इन विचारों ने जो समाज में चली आ रही पुराना जो सोशल स्ट्रक्चर था, समाज की जो भी संरचना थी, अमीर गरीब के बीच का जो भेद था, उस सब चीज को जो है खत्म किया इस क्रांति ने। तो यहाँ पर भी जो थिंकर्स हैं उन्होंने इसके इफेक्ट को समझने का प्रयास किया कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के वजह से समाज पर क्या बदलाव पड़ा, उसको समझने में जो है जो थिंकर्स हैं उन्होंने उसको समझने की जब कोशिश की तो यहाँ से भी सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हम देख सकते हैं। तो पहला जो है रीजन है आपका औद्योगिक क्रांति एंड दूसरा रीजन है आपका फ्रांसीसी क्रांति। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका वैज्ञानिक क्रांति, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि 16वीं सदी तक आते आते क्या हुआ कि जो नई नई ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और लोगों के अंदर जो रैशनल थिंकिंग है वो डेवलप होने लग गई थी। तो जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंस्पायर हुए और जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने में अप्लाई करने लग गए। तो 16वीं सदी में हमने क्या देखा कि जो वैज्ञानिक क्रांति हुई उसने तार्किक सोच पर जोर दिया और जहाँ से जो समाजशास्त्री हैं वो समाज को और मानव व्यवहार जो होता है उन सब चीज़ों का अध्ययन वो करने लग गए। उसके बाद हुआ लोकतंत्र का उदय। तो जैसे जैसे बच्चों लोकतंत्र बढ़ा यूरोप में, अमेरिका में, तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो लोग हैं उन्होंने राइट्स और फ्रीडम की मांग करनी शुरू की। तो इससे यह समझने में रुचि पैदा की कि वे सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली जो लोकतंत्र का समर्थन करती है कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर सोशियोलॉजी का उदय लोकतंत्र की वजह से कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश की गई कि जो लोकतंत्र को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो समाज लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहा है, उसका अध्ययन करने के प्रयास किए गए। तो यहाँ से भी हमें सोशियोलॉजी का उदय देखने के लिए मिलता है। और जो आपका पांचवा कारण है वो शहरीकरण का कारण है, क्योंकि जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब हो रहा था तो जब लोग शहरों की तरफ जा रहे थे तो क्या देखने के लिए मिल रहा था कि पॉवर्टी, गरीबी जो हो गई आपकी, और जो आपके क्राइम होते हैं और लोगों की जो लिविंग कंडीशन है जैसे वो रह रहे थे वो बहुत ही बेकार थी। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट है वो इन प्रॉब्लम्स को जो है स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये समाज को और किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आपके पांचों कारक आपको अच्छे से समझने हैं। जो आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसका आंसर भी आप लोग अपने आप बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको पॉइंट्स पता हो। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, तो जो पहला पॉइंट आपको औद्योगिक क्रांति का यूज करना है, उसको पूरा अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएंगे, वैज्ञानिक क्रांति के बारे में, फिर लोकतंत्र हो गया और शहरीकरण। ये आप 5 कारक बताने के बाद जो है, फिर आपके और भी 2 कारक हैं, जैसे कि एक है आपका शिक्षा का विकास। तो जैसे-जैसे शिक्षा का देखो बच्चों विकास हुआ यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पर लोग समाज और समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में क्रिटिकली जो है आलोचनात्मक तरीके से लोग सोचने लग गए। जो एजुकेटेड लोग थे वो ट्रेडिशनल जो चीज़ें चली आ रही थी, सामाजिक जो मुद्दे थे, उनको क्वेश्चन करने लग गए, और एक नया जो है न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई सोशल इश्यूज को समझने की। उसके बाद हमारे जो दार्शनिक थे, नए नए जो फिलोसोफर्स थे, उन लोगों के आइडियाज, जिसमें आपके कार्ल मार्क्स के आइडियाज हैं, मैक्स वेबर के आइडियाज हैं, तो इन लोगों ने भी स्टडी किया कि जो सोसाइटी है वो कैसे काम करती है। तो देयर आइडियाज अबाउट सोशल चेंज, इनइक्वालिटी एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी लीड टू द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर इन लोगों के आइडियाज की वजह से जो सोशियोलॉजी है वो एक डिसिप्लिन की तरह जो है उसका डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो कई दार्शनिक जैसे कि आपके अगस्ते कॉम्टे, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जो हैं, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन, असमानता और व्यक्तियों की भूमिका के बारे में समाजशास्त्र के रूप में, एक शस्त्र के रूप में औपचारिक विकास को प्रेरित किया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनकी वजह से समाज जो शास्त्र है इसका औपचारिक तौर पर विकास हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसका? औपचारिक तौर पर विकास हुआ। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, कल्चर जो होता है, कल्चर हमेशा हमारे साझा जो हमारे विश्वास होते हैं, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, हमारे व्यवहार, परंपराएं, ये सब हमारे कल्चर के अंतर्गत आती हैं। सो आर वैल्यूज, कस्टम्स, बिहेवियर्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इट इज व्हाट डिफाइंस हाउ पीपल लिव, थिंक, इंटरेक्ट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन वेरियस वे। तो यहाँ पर जो कल्चर है, वो कल्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्चर इज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड शेप्स द आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी। तो जो कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या रहता है, पास ऑन होता रहता है। इसके बाद आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो जो कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है सीखी हुई आदतें। तो जो कल्चर है वो हम कभी भी इनहेरिट नहीं करते, उसको हम लोग सीखते हैं। वो अलग अलग सोशल इंटरेक्शन के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, एजुकेशन के साथ जो है हम उसको सीखते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, स्कूल से और सोसाइटी से। तो लोग अपने परिवार, दोस्तों, स्कूल, समाज, यहाँ से कल्चर को सीखते हैं। जो कल्चर है वो सोसाइटी के मेंबर्स भी आपस में साझा करते हैं। जो लोग समान संस्कृति वाले होते हैं, समान विश्वासों वाले होते हैं, वो आपस में एकता और जुड़ाव का एहसास उनमें हो रहता है। और कल्चर यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर भी यूज किया जाता है। जैसे कि कोई कोई भाषा बोल रहा है, कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी विशेष प्रकार के वस्त्र पहन रहा है, तो वो कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। तो जो कल्चर है वो हमारा एक प्रकार का सिंबल होता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आइडियाज को और हमारे बिलीफ को। फिर जो कल्चर है बच्चों वो गतिशील होता है। कल्चर समय के साथ जो है वो चेंज होता रहता है, वो अडेप्ट करता है नई नई सिचुएशंस के हिसाब से, नए नए आइडियाज के हिसाब से। तो संस्कृति स्थिर नहीं होती है, समय के साथ जो है बदलती रहती है। और जो संस्कृति है उसमें हमारे कुछ नियम और कानून और कुछ मूल्य भी होते हैं, कुछ लोगों के अपने वैल्यूज होती हैं जो उनका कल्चर उन्हें सिखाता है। उसके बाद आपको सोशल चेंज को समझने की जो अलग अलग अप्रोचेज हैं उनके बारे में बताना है। तो जो आपकी पहली अप्रोच है बच्चों, वो क्या है? विकासात्मक दृष्टिकोण। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है ये क्या करता है? सामाजिक, ये कहता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। तो इवोल्यूशनरी अप्रोच कहती है दैट सोशल चेंज हैपेंस स्लोली जस्ट लाइक द वे लिविंग थिंग्स इवॉल्व ओवर टाइम। तो जैसे समय के साथ जो जीवित चीजें होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, वैसे ही समाज में परिवर्तन आता है। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। उसके बाद इसका होता है संघर्षात्मक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के कारण होता है। तो यहाँ पर समाज में हमें जब परिवर्तन कभी कभी देखने के लिए मिलता है तो संघर्षों की वजह से, अब मान लो कहीं पे कोई क्रांति आ रही है,
तो वो वहां पर संघर्ष हो रहा है, और वो जो संघर्ष है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अफ्रीका जैसी कंट्रीज की, जहाँ पर पहले जो ब्लैक राइट मूवमेंट्स वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पर भी तो वो लोग संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष के बाद ही उन्होंने समाज में परिवर्तन वो लेकर आए। फिर होता है आपकी फंक्शनलिस्ट अप्रोच, यानी कि आपका कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो ये जो दृष्टिकोण है ये क्या कहता है कि समाज में परिवर्तन तब होता है जब समाज को संतुलन या स्थिरता की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी हमें समाज में कुछ इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक सोसाइटी प्रॉब्लम में होगी तो दूसरी जो है वो उसको फिक्स करने का प्रयास करेगी और बैलेंस लेकर आने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर बात होती है समाज को संतुलन और स्थिरता लेकर आने की आपकी कार्यात्मक दृष्टिकोण में। फिर आपका एक चक्रीय दृष्टिकोण होता है। तो ये जो अप्रोच है ये बिलीव करती है कि जो सोसाइटीज हैं वो साइकिल में चलती हैं। जैसे कि एक ऐसा समय आता है जब बहुत ग्रोथ होती है, बहुत सक्सेस आती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो रिन्यूअल और ग्रोथ अगेन का जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है। ये साइक्लिक अप्रोच यानी कि चक्रीय दृष्टिकोण कहता है। फिर एक होता है आपका आधुनिकीकरण दृष्टिकोण, यानी कि ये जो दृष्टिकोण है इसका मानना है कि समाज में परिवर्तन जब होता है जब लोग जो है समाज में बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनने का प्रयास करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडर्नाइजेशन अप्रोच कहती है। सो दीज आर द 5 अप्रोचेज जो कि आपको याद करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और सारी की सारी जो अपनी रिवीजन है उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज बिना रिवीजन के एग्जाम आपका नहीं होने वाला। देन आपको इकोनॉमिक सोशियोलॉजी बताना है एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो आर्थिक समाजशास्त्र की चर्चा समाजशास्त्र के एक उप विषय क्षेत्र के रूप में आपको करनी है। आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है वो कैसे सोशियोलॉजी का ही एक क्षेत्र है। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये बताता है कि जो समाज होता है वो आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, याद कर लेना है। ये क्या हमें बताता है कि जो समाज है वो आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इट लुक्स एट हाउ थिंग्स लाइक कल्चर, सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द वे पीपल प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो समाज होता है उसका कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी से बच्चों रिलेशनशिप जरूर रहता है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को, क्या कंज्यूम करने वाले हैं। अब कभी कभी हम देखते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समाज के अंदर ऐसा चल रहा है। अगर समाज में हर कोई कह रहा है कि नहीं इस दिन हमें नए कपड़े ही पहनने हैं, तो सब लोग जाएंगे नए कपड़े खरीद लेंगे। तो समाज जो है वो क्या करता है, प्रोडक्शन को और कंज्यूमर्स को, हर चीज़ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो वाइल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फोकस ऑन मार्केट प्राइस एंड इंडिविजुअल डिसीजंस, जो आपका नॉर्मल इकोनॉमिक्स होती है, जो आपकी नॉर्मल इकोनॉमिक्स होती है उसमें आप क्या पढ़ते हो, आप अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं, कीमतों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। हमें उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाना पड़ता है, उसके सामाजिक संदर्भ को हमें देखना पड़ता है। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। एक बार अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको और इजीली ये चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मैं जो है कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान भाषा में जो है ऐसा हम अपनी टीम मेंबर्स को गाइडलाइंस देते हैं कि वो एकदम इजी वे में जो है हर एक टॉपिक का आंसर लिख के दें, हर एक टॉपिक के बारे में हमें बता कर दें, ताकि हम आगे और बच्चों को बता सकें। तो ये हमारी बेसिक गाइडलाइंस रहती है हमारे टीम मेंबर्स को। सो नाउ अब यहाँ पर जो है आपका इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इज द रोल ऑफ सोशल नेटवर्क्स। पीपल डोंट मेक इकोनॉमिक डिसीजंस इन आइसोलेशन। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा, अगर हम बात करते हैं कि आज कोई टैक्स से रिलेटेड निर्णय लिया गया है, तो वो टैक्स से रिलेटेड निर्णय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अकेले तो नहीं ले लिया होगा। तो कोई भी निर्णय आइसोलेशन में नहीं लिया जाता। हमेशा कुछ ना कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो उस निर्णय को प्रभावित करते हैं। आर्थिक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक नेटवर्क्स की भूमिका है। लोग आर्थिक निर्णय अकेले नहीं लेते, वे दूसरों के साथ अपने रिश्तों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक संबंध जैसे कि परिवार, दोस्त या सहकर्मी इस बात पर असर डाल सकते हैं कि लोग खरीदने, बेचने या निवेश करने का निर्णय कैसे लेते हैं। ठीक है, किसी ने आपसे कह दिया कि अच्छा आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लग जाओगे। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एक समुदाय में विश्वास और प्रतिष्ठा व्यापारिक सौदों या आर्थिक लेन देन में सहयोग करने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि कैसे जो आर्थिक समाजशास्त्र है वो जुड़ा हुआ है सामाजिक नेटवर्क्स के द्वारा।
उसके बाद आपका है कि जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है वो कल्चर का रोल भी स्टडी करती है और सोशल नॉर्म्स के बारे में भी स्टडी करती है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में हम क्या देखते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो दीज कल्चरल बिलीफ इन्फ्लुएंस हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये जो कल्चर होता है ना, हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। तो जब जब भी आपका कल्चरल कोई फेस्टिवल आएगा, सपोज अभी क्रिसमस आने वाला है, तो जो भी क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना खर्चा बढ़ा देंगे। तो जो कल्चरल हमारे बिलीव्स होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते ही करते हैं। तो आर्थिक समाजशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि सांस्कृतिक विश्वास, सामाजिक मानदंड आर्थिक व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। विभिन्न समाजों में आर्थिक जीवन में क्या स्वीकार्य है, इसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। ठीक है। देन अब यहाँ पर आपका ये वाला कंप्लीट हो गया है आंसर। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि किन किन पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर फोकस किया था। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो सिर्फ इस चीज़ पे रिलेटेड था कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम इसके बारे में इसमें पढ़ा करते हैं। और हमें बताना था कि जो ट्रेडिशनल आपकी इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, और जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है उसके फोकस पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, यानी कि उसके जो भी संदर्भ हैं वो आपको बताने हैं। फिर यहाँ पर सोशल नेटवर्क्स के बारे में, जो सोशल नेटवर्क्स है वो कैसे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो आप बताएंगे। और दूसरी चीज़ आप कल्चर के बारे में बताएंगे, कल्चर कैसे जो है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में एक रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच की समानताओं एवं असमानताओं का आपको वर्णन करना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है फोकस करते हैं सोसाइटी पर। पहली चीज, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र भी और समाज शास्त्र भी, दोनों ही मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं, बट दे फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, पर उनका जो फोकस है वो अलग अलग होता है। अब जो आपको देखना है कि सोशियोलॉजी का फोकस किस पर होता है स्टूडेंट्स, तो इसका फोकस रहता है मॉडर्न सोसाइटी, है ना, मॉडर्न सोसाइटी पर, सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी जैसे कि स्कूल, फैमिली, पॉलिटिक्स की स्टडी पर। और वहीं जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोसाइटीज दोनों की स्टडी करती है। कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस ऑफ पीपल, इन सब चीज़ों की ये स्टडी करता है। तो आपको दोनों किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं ये आपको याद कर लेना है। तो समाजशास्त्र मुख्य रूप से आधुनिक समाज पर ध्यान देता है, जैसे स्कूल, परिवार, राजनीति पर, और वहीं मानव शास्त्र आधुनिक, पारंपरिक दोनों पर ध्यान देता है। ओके। फिर यहाँ पर इसके मेथड ऑफ स्टडी, तो सोशियोलॉजी यूजुअली यूजेस सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या यूज करते हैं सोशियोलॉजी में? सर्वे, स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है, सर्वेक्षण और सांख्यिकी का जो डेटा होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में स्टडी करने के लिए हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो करता है लिविंग विद द कम्युनिटी टू ऑब्जर्व देयर कल्चर। अगर हमें किसी कम्युनिटी को समझना है तो हम उसके साथ रहेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर अपना जो बात है वो कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। सर्वेक्षण और सांख्यिकी आपको बताना है किसमें, सोशियोलॉजी के अंदर आपको बताना है। फिर इनका स्कोप ऑफ स्टडी देखते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है वो फोकस करता है मोर ऑन स्टडिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है वो किस चीज़ को स्टडी करता है? सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, और जो आज के आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको स्टडी करता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को, और वो देखता है कि कैसे जो लोग, उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर कैसे इवॉल्व होता आया है अभी तक, वो सारी चीज़ें स्टडी करता है। तो समाजशास्त्र आज की दुनिया में सामाजिक समस्याओं और संस्थाओं का अध्ययन करता है। यह देखता है कि स्कूल, सरकार, व्यवसाय समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, जबकि जो मानव शास्त्र है वो अतीत और वर्तमान दोनों का अध्ययन करता है। अब हम यहाँ पर इनके अध्ययन की प्रकृति देखें तो सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी, क्राइम, इन सब पे रहता है, और जबकि आपका एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशनल और कल्चरल वाली जो चीज़ें हैं और चेंजेस को जो है अडेप्ट करता है ओवर टाइम। तो समाजशास्त्र आधुनिक शहरों में गरीबी और अपराध जैसी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और इन्हें हल करने की कोशिश करता है। सामाजिक मानव शास्त्र हालांकि पारंपरिक संस्कृतियों का अध्ययन करने में अधिक रुचि रखता है, और यह देखता है कि ये संस्कृतियां समय के साथ कैसे बदलाव को अपनाती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में हमें समय के साथ जो बदलाव है उसके बारे में पता लगता है मानव शास्त्र में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से हैं जिन्होंने यूरोप में जो सोसाइटी थी 19th सेंचुरी में, उसको क्या बोलते हैं, उसमें परिवर्तन किया था।
तो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है वह क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इन द 19th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द वे पीपल वर्क एंड लिव्ड। तो 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसने क्या करा, उसने एक बदलाव लेकर आया। क्या बदलाव लेकर आया कि जो लोग थे उनका रहन सहन जो है उन सब चीजों में हमें बदलाव देखने के लिए मिलता है। फैक्ट्रीज बनाई गई एंड जो मशीन्स हैं उन्हें रिप्लेस किया गया मैनुअल लेबर के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो मशीन्स हैं उन्होंने मैनुअल लेबर को खत्म कर दिया और मैनी पीपल मूव फ्रॉम फार्म्स टू सिटीज टू वर्क इन फैक्ट्रीज विच लीड टू द रैपिड अर्बन ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या देखने के लिए मिल रही थी हमें, रैपिड अर्बन ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो जो गांव की जो आपकी आबादी थी वह क्या, उसका विनाश हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है यूरोप की जो सोसाइटी है, कौन कौन से चेंजेस थे जिन्होंने सोसाइटी को स्वेप्ट अवे किया, ठीक है, उसका विध्वंस किया। तो जो पहला कारण है बच्चों वह आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है। दूसरा आपका शहरीकरण है। तो ज्यादा से ज्यादा जब शहर लगेंगे तो लोग कहाँ, शहरों में जाकर काम करेंगे, सिटीज में क्राउड बढ़ जाएगा, नई नई प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्राइम बढ़ जाएगा, लिविंग कंडीशन लोगों की खराब हो जाएगी और जीवन जो स्तर है लोगों का नीचे गिर जाएगा। फिर एक कारण है सोशल क्लास में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब कारखानों में जब हम क्या देखते हैं, जो लोग कारखानों में काम करते हैं, जो ओनर होता है वो हमेशा वेल्दी रहता है और जो वर्कर होता है बेचारा वो इतना वेल्दी नहीं रहता। और जो वर्कर रहते हैं, ये तो आपने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में पढ़ा ही है कि कार्ल मार्क्स आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा वर्कर्स का शोषण किया जा रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनको दिए जा रहे हैं, पैसा कम दिया जा रहा है, वाइल जो फैक्ट्री ओनर है वो रिच बन जाता है और जो है वर्कर्स होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी जो है सोसाइटी खराब होती है। फिर पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद आपको पता ही है कि जो पूंजीवाद होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो चीजें होती है बच्चों वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होती हैं। जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो सब चीजें, जो भी आपके मीन्स होते हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं और सोसाइटी के भले के लिए यहाँ पर हमें एक भी काम देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो रिच है वो वेरी रिच हो जाता है और वर्कर्स का क्या होता है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जो कुछ लोग हैं वो बहुत अमीर हो गए और वर्कर का, श्रमिकों का क्या हुआ, शोषण हुआ। फिर होते हैं फैमिली चेंजेस, यानी कि परिवार में बदलाव। तो जब जब ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, वुमेन भी काम करेंगी, तो परिवार में बदलाव हमें देखने के लिए मिलता ही है। माइग्रेशन हो जाता है, गांवों से लोग शहरों में आ जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप होने लग जाती हैं। फिर राजनीतिक बदलाव भी होते हैं। तो ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को अपनाने लग गई थी। तो लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए थे। जो भी किंग वगैरह थे उनको उन्होंने उखाड़ फेंका, किंग को अब कोई नहीं मानता था और हर कोई सिर्फ क्या कहता है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होना चाहिए और जो राजतंत्र है उसकी समाप्ति की लोग जो है मांग करने लग गए थे। तो 19वीं सदी में कई यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। और क्या करा कि राजाओं के अंत के लिए भी वो संघर्ष करने लगे। और फिर हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। तो 19th सेंचुरी में नई नई इन्वेंशन हुई, जैसे कि स्टीम इंजन, टेलीग्राफ, टेलीफोन। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फास्ट हुआ और लोग जो है कनेक्ट भी कर पाए एक दूसरे के साथ। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ने भी जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन किया। सोसाइटी का विध्वंस जो है आज भी आप देख ही रहे हो, सोसाइटी अभी भी विध्वंस की ओर ही जा रही है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। पीडीएफ को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस के लिंक चाहिए, पीडीएफ के डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वायरी है तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और जब भी आप लोग मुझे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए कमेंट करके बताते हो तो यहाँ पर मैं आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप मुझे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए कमेंट्स करते हो तो केवल आने वाले 3 दिन के जो एग्जाम्स होते हैं सिर्फ उनके बारे में पहले कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि प्रायोरिटी क्या रखनी है मुझे। जिसकी वजह से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग कुछ एग्जाम जैन में होने वाले हैं, तो जैन वाले एग्जाम का अभी कमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है हम पहले एग्जाम होने वाले हैं उन पे तो फोकस करेंगे, जैन वालों पे बाद में फोकस करेंगे। तो इस वजह से आपको कमेंट्स पे ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा आपको कमेंट नहीं करना जिसकी वजह से किसी को भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो। ओके स्टूडेंट्स, और कमेंट्स में हमेशा डिसेंसी बनाकर रखनी। कई सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट्स के अंदर डिसेंसी को भूलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।